फाइटो हार्मोन में हम लोगों ने ऑक्सिन को कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। ऑक्सिन से किसी को कोई डाउट है? ऑक्सिन कंप्लीट है सबका? नोट्स वगैरह बनाई? नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं जिब्रेलिन। एज द नेम इंडिकेट, इसमें जो रिंग होती है, जैसे ऑक्सिन में हमने डायोक्सिन रिंग स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं जिबेन। जिबेन रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिबेन रिंग स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं जिबेन स्केलेटन। क्लियर बेटा, यही लिख लेना, जिबेन स्केलेटन। जिन भी कंपाउंड में जिबेन स्ट्रक्चर होगा वहां पे उनको जिब्रेलिन्स में या जिब्रेलिक एसिड्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। और नेचर इनका कैसा है? वीकली एसिडिक हार्मोन। दीज आर वीकली एसिडिक हार्मोन। ऑक्सिन्स आर, ऑक्सिन्स की क्या नेचर है? व्हाट आर द नेचर ऑफ ऑक्सिन? बेसिक नहीं बेटा, वीक एसिड था ऑक्सिन में। क्लियर। वीक एसिड था ऑक्सिन भी। तो जिब्रेलिन, अभी जो आपको एक फ्लो चार्ट मैंने दिया था ना, इस फ्लो चार्ट में आप ऐड करते जाना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। ये आपका सिर्फ इतना फ्लो चार्ट नहीं बनेगा। ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप ऑक्सिन के नीचे एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, पॉइंट्स लिखो, ऑक्सिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब आपका ये फ्लो चार्ट कंप्लीट होगा। जिब्रेलिन का इसी तरीके से पॉइंट्स लिखो, क्या स्ट्रक्चर है, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, क्या स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जब आप लिखोगे ना तो एक प्रॉपर A4 साइज के पेपर पे आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा और नोट्स भी हो जाएंगे फाइटो हार्मोन के। pH 5 तो फंक्शनल उसमें बताया था मैं। चलो ठीक है। जिब्रेलिन्स आर द वीकली एसिडिक हार्मोन्स हैविंग जिबेन रिंग स्ट्रक्चर। तो दो MCQ आपको मिल गया। जिब्रेलिन का नेचर क्या है? वीक एसिडिक हार्मोन है, एंड इनका जो स्केलेटन है, जो इनके बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें जिबेन रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है। ऑक्सिन का वीक एसिडिक हार्मोन है और वहां पे डायोक्सिन रिंग प्रेजेंट होगी, विच कॉज, फंक्शन की बात कर लेते हैं अब, सेल इलोंगेशन। और फिर अगेन आई रिपीट, ये सब आपके 12th बोर्ड का पोर्शन है। आपको बहुत इसको ढिलाई लेके नहीं पढ़ना है, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग भी ये पढ़ना है और इस तरीके की थ्योरी लिखनी है वहां पे। दैट्स वाई फोकस करो और सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। विच कॉजेज सेल elongation of intact plants in general and increase internodal length। अब देखो, जिब्रेलिन और ऑक्सिन के सेल इलोंगेशन में डिफरेंट है। ठीक है। ऑक्सिन कैसे कर रहा था? एक सेल की ग्रोथ को बढ़ा रहा था। क्लियर। जिब्रेलिन इस तरीके से सेल इलोंगेशन कराएगा कि जैसे सपोज ये नोड 1 है एंड ये नोड 2 है। क्लियर। दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2। N1 और N2 के बीच में ग्रोथ करा देगा। अब आई थिंक नोड और इंटरनोड पढ़ाना तो जरूरी नहीं है, अभी हम बताएं क्या नोड और इंटरनोड क्या है। तुम लोग बताओ फटाफट, व्हाट इज नोड एंड इंटरनोड? इज इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट और स्टेम और बोथ? तो नोड 1 और नोड 2 के बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ करा रहा है। तो इसका सेल इलोंगेशन इज इनकॉर्पोरेटेड विद द इंक्रीज इन इंटरनोडल लेंथ। क्लियर। रिप्लाई करो फास्ट। रूट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। और बताओ, बाकी सब भी रिप्लाई करो बेटा, टाइप होना चाहिए फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, दो नोड के बीच का इंटरनोड। हाँ, करेक्ट है। एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? स्टेम और रूट।
स्टेम बेटा, स्टेम स्टेम स्टेम, रूट नहीं स्टेम। क्लियर? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। अरे दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं एंड नोड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मॉडिफिकेशन ऑफ पोटैटो इज व्हाट? पोटैटो और स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन क्या है? स्टेम है या रूट है? फटाफट बताओ। पोटैटो का पहले बताओ। पोटैटो इज स्टेम एंड स्वीट पोटैटो रूट। हाँ करेक्ट, स्टेम है बेटा। क्लियर? पोटैटो स्टेम है क्योंकि उसमें जो आपको आई जैसा स्ट्रक्चर, आप पोटैटो देखते हो, पोटैटो में ऐसे आई जैसा स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, वो नोड है। क्लियर? चलो रिवाइज करते रहा करो, थोड़ा थोड़ा तुम लोग मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अब खत्म होने जा रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी बेसिक्स में कंफ्यूजन होगा तो फिर ये पूरी जो मैंने एक सेट बना रखा है ना, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी, ये सेट आपका स्ट्रांग तब होगा जब सारी चीजें आपकी इंटरलिंक्ड आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम क्या बता रहे थे, ऑक्सिन का कैसे है, सेल को इलोंगेट करना है सिर्फ एक सेल के स्ट्रक्चर से, लेकिन जिब्रेलिन कैसे वर्क करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में पूरा वर्क करेगा, और उसका सिर्फ सेल इलोंगेशन से नेचर नहीं है, उसका मेन पर्पस क्या है, इंटरनोडल इलोंगेशन। क्लियर? मतलब दो नोड के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना। जैसे तुम शुगर केन देख रहे हो, गन्ने को देख रहे हो, गन्ना, गन्ने की क्रॉप जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं, गन्ना नेचुरली नहीं अकर हुआ है अभी, गन्ना काफी सालों पहले, 100 साल से ऊपर, कई 100 साल से पहले गन्ने की खेती सीड के थ्रू खत्म हो चुकी थी। गन्ना एक ऐसा क्रॉप है, शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो ह्यूमन कल्टीवेटेड, अगर ह्यूमन इसको कल्टीवेट ना करे तो ये क्रॉप नेचुरली पॉलिनेशन वगैरह टेक्निक से नहीं होता है। ठीक है? तो और गन्ने हमारे कमर्शियल पर्पस क्यों है, क्योंकि इससे हम शुगर ऑब्टेन कर रहे हैं, और शुगर कहाँ से मिल रहा है, शुगर का सोर्स ना उसका लीफ है ना उसका रूट है। व्हाट इज द सोर्स? इंटरनल। क्लियर? गन्ना सबने रस देखा होगा, गन्ने का रस देखा होगा, गन्ना चूसा भी होगा, खुद भी चू करके देखा होगा, तो आप नोड को नहीं खाते हो कभी। ठीक है? इंटरनोडल जो स्पेस है उसका, वहां से आप देखते हो कि वहां पे ज्यादा रिच सुगरी कंटेंट है, एंड वहां से आप ऑब्टेन करते हो। तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन जो हो रहा है दो नोड के बीच की डिस्टेंस, दैट इज बेसिकली मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। इज इट क्लियर? जिब्रेलिन और ऑक्सिन के इलोंगेशन में डिफरेंस समझ में आया? देखो बेटा, एक चीज ध्यान में रखना, जब हम कोई चीज एक चीज पढ़ाते हैं ना, तो उस वक्त सिर्फ उस एक चीज को दिमाग में नहीं फोकस किया करो। अब जहां जिब्रेलिन एक्ट कर रहा है वहां ऑलरेडी साइटोकाइनिन भी वर्क कर रहा होगा, ऑक्सिन भी वर्क कर रहा होगा, आपने जो वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहा है वो भी वर्क कर रहा है, वहां पे ट्रांसपिरेशन पुल भी वर्क कर रहा है। क्लियर? वहां पे लीफ है तो स्टोमेटा भी वर्क कर रहा है, वहां फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, एवरीथिंग। ठीक है? पैरेलल ये सारी मेटाबॉलिज्म चल रही है, सारी फिजियोलॉजी चल रही है। इज इट क्लियर? तो हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें किसको कहाँ प्रायोरिटी देनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल इलोंगेशन दोनों में आ जाएगा, तो आपको सेल इलोंगेशन की प्रायोरिटी किसको देनी है? ऑक्सीन को देनी है। लेकिन इंटरनोडल सेल इलोंगेशन आएगा तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? जिब्रेलिन को देनी है। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चा? ओके गुड। तो सेल elongation of intact plants in general and increase internodal length of genetically dwarf plant। अब बताओ जेनेटिकली dwarf प्लांट में हम क्या करा दें? यहाँ पे तुमको क्या समझ में आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है इससे जरा मुझे बताओ तुम लोग की सोच कहाँ तक जाती है, कि यहाँ पे जिब्रेलिन क्या कर देगा? ऑक्सीजन ऑलरेडी हम हार्मोन को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, नेचुरली आर्टिफिशियली, कई चीजें बताई हमने। तो जरा सा सोच के बताओ कि जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट के साथ जिब्रेलिन क्या कर रहा है? बताओ बेटा, सोचो, कुछ भी बोलो, जो समझ में आ रहा है वो बोलो। देखो जेनेटिकली, चलो अच्छा सुनो, जेनेटिकली ड्वार्फ है मतलब जीन उसके कैसे हैं? ड्वार्फ मतलब बौना, ठीक है, छोटे शॉर्ट प्लांट्स के जीन है।
ठीक है, इसको हम तुमने पढ़ा होगा मेंडल जेनेटिक्स थोड़ा बहुत। तो कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करता है एंड स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है मेंडेलियन जेनेटिक्स में। क्लियर? तो जीन इसके कैसे हैं? ड्वार्फ के। ये है टी टी, लेकिन अगर आपने इसको जिब्रेलिन ट्रीट कर दिया तो ये बिहेव करेगा, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी फिनोटाइप, फिनोटाइप कैसी हो जाएगी? टॉल की। क्लियर? अब एक बात बताओ यहाँ पे, फिनोटाइप टॉल, फिनोटाइप समझ में आता है ना? और ग्रोथ हार्मोन रिलीज। बताओ बेटा, फिनोटाइप समझ में आता है? फिनोटाइप वर्ड फिनोटाइप मतलब जीन का जो एक्सप्रेशन, आउटर कैरेक्टर या इंटरनल, बोथ बेटा। आउटर तो आपका मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, जो भी जीन एक्सप्रेस हुआ है, जैसे जस्ट समझो इसको। अब भाई हम जेनेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन दैट इज द ब्यूटीफुल फिनोमेना। आप जब पूरी चीजें पढ़ रहे हो तो आपको समझना चाहिए। जब एक प्लांट की लीफ बनी होगी, एक प्लांट का स्टेम बना है, या एक ह्यूमन बीइंग का लिवर बना है, एक ह्यूमन बीइंग का हार्ट बना है। क्लियर बेटा? तो उसकी वही सेल है, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो हर जाइगोट से एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से ऑर्गेनोजेनेसिस से ऑर्गन डेवलप करने के टाइम सब में वही क्रोमोसोम नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। इतना तो सब क्लियर है ना? माइटोसिस हुआ, सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेम जीन जा रहे हैं हर जगह। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? लेकिन जब वो लीवर की तरह डिफ्रेंशिएट किया है तो उसके जीन वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस किए होंगे जो लीवर को बनाने के लिए चाहिए। लीवर की फंक्शन, लीवर के सेल के लिए जो स्पेसिफिक जीन्स होंगे, वो जीन्स एक्सप्रेस हुए होंगे। जीन्स क्या करते हैं? अपने को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और फिर पूरी प्रोसेसिंग चलती है उसकी फेनोटाइप। तो जीन, जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज जीनोटाइप। एक्स्ट्रा नोट्स में ऊपर लिख लेना। क्लियर? एंड जो एक्सप्रेशन के बाद हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, एदर इंटरनल और एक्सटर्नल, आप इंटरनल ऑर्गन की बात करो, एनाटॉमी की बात करो, या एक्सटर्नल आप मॉर्फोलॉजी की बात करो, उसमें टॉल, हाइट, शॉर्ट, हेयर कलर, आई कलर, नेल्स, सब कुछ आ जा रहा है जो आपको दिख रहा है। तो एवरीथिंग इज फिनोटाइप। इज इट क्लियर? अब मेरा क्या क्वेश्चन था, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। जिब्रेलिन से एक प्लांट को ट्रीट किया गया जिसकी जीनोटाइप क्या थी? जीन था उसका टीटी, मतलब ड्वार्फ। क्लियर? एंड वो हो गया अब टॉल। नाउ क्वेश्चन इज दैट उसका जीनोटाइप क्या है? हमने जिब्रेलिन से ट्रीट किया, एक बौने प्लांट को बड़ा कर दिया, उसकी हाइट बढ़ गई। नाउ व्हाट इज इट्स जीनोटाइप? फिनोटाइप इज इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेबल ट्रेट। इतनी भारी भारी बातें मत लिखो, सिंपल सिंपल अभी समझो। ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स मतलब वही जो आप देख सकते हो ना। व्हाट इज द जीनोटाइप बेटा? देखो, चलो अच्छा, सुनो बस, ठीक है। उसको हमने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट दिया है, उसके जीन को नहीं चेंज किया है। जीन कब तक चेंज होता है? जीन तभी चेंज होगा या तो म्यूटेशन हो जाए, या तो सेल डिवीजन में उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए। कहाँ पढ़ाया है मैंने? सेल डिवीजन में। किस स्टेज में? मियोसिस के प्रोफेज वन में। प्रोफेज वन में भी कहाँ पे? पैकाइटिन में। ठीक है, याद आ रहा है सब? तो पैकाइटिन में आप एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ रहे थे बिटवीन द नॉन होमो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर? होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में आप जेनेटिक वेरिएशंस को देख रहे थे। तो हम ये सारी प्रोसेस यहाँ नहीं कर रहे हैं, कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसकी जीनोटाइप एज इट इज रहेगी। जीनोटाइप जो है वो ड्वार्फ प्लांट की रहेगी, लेकिन उसका फिनोटाइप, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने उसको एक्सटर्नल जिब्रेलिन से ट्रीट कर दिया है, वो प्लांट की हाइट बढ़ गई। तो हमने उसको एक्सटर्नली ट्रीट किया है। हमने उसका इंटरनल, उसके जीन को अगर हम बदल देंगे तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी टॉल होने लगेगी।
बट जब हम एक्सटर्नली कुछ ट्रीट करते हैं तो दैट इज एक्वायर्ड, मतलब वहां पे एक्वायर्ड है, वो एक्वायर्ड होके इनहेरिट भी होते हैं कुछ कैरेक्टर्स। ह्यूमंस में जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ उस जनरेशन में रहेंगे। जैसे मैंने कुछ एक्वायर किया, मेरी एक स्किल है कि मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा भी कल को बायोलॉजी में बहुत स्ट्रांग हो। तो दिस इज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन मेरी आंखों का कलर लाइट ब्राउन है और मेरे बेटे का आंखों का कलर भी लाइट ब्राउन है, तो दैट इज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे से उसमें पास ऑन हो गया। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन सिंपल सी बात ये है। समझ में आया बच्चे हम क्या बोल रहे थे आप लोग को? जेनेटिक्स पूरा पढ़ना है, अभी मैं बेसिक्स बस कुछ रिलेट करा रही थी तुम्हें, वो समझो। क्लियर? तो यही चीज है कि जिब्रेलिन से हम ट्रीट करके एक प्लांट के साइज को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके जीन को नहीं अल्टर कर सकते हैं। दैट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू है डायरेक्ट आपका। ठीक है, यहाँ जेनेटिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, वो जीन में ही जेनेटिक्स में बात करेंगे। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि जिब्रेलिन ट्रीटेड पी प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, विच लुक्स टॉलर। ठीक है, तो फिनोटाइप इज टॉल। देन आप जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैपिटल टी में चले जाते हो और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी से भी टॉल होता है, जो कि तुम्हारा हेट्रोजाइगस होता है। उस पर अभी नहीं जा रहे बेटा। क्लियर? हमें दो ऑप्शन में, प्योर में से ऑप्शन देखना है, तो स्मॉल टी जब रहेगा तभी वो ड्वार्फ होगा, तो यहाँ कोई भी जेनेटिक्स चेंज नहीं होती। बैक आते हैं। इंक्रीज इंटरनोडल लेंथ ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट इन अ पर्टिकुलर मैनर। क्लियर? उसको इंक्रीज करा दे। एक पर्टिकुलर पूरी मैकेनिज्म चलेगी वहां पे, जो उसके सेल इलोंगेट करते हुए पूरे उस एरिया के टिश्यू को इलोंगेट कर देंगे, एंड पूरा ओवरऑल नोड के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। चलो ये तो हो गया थोड़ा सा जिब्रेलिन का इंट्रोडक्शन। बिफोर इंट्रोडक्शन हमें डिस्कवरी पार्ट देखना होगा। डिस्कवरी पार्ट में एक चीज तो, एक इंफॉर्मेशन हमें मिली कि जिबेन रिंग है, ये जिबेन रिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कैसा एसिड होगा? COH कैसा एसिड होता है? वीक या स्ट्रॉन्ग? जितना मैंने मार्क किया है वीक ना, हाँ ठीक है। तो इस दैट्स व्हाई इट इज वीक। वीक एसिड है। नेचर नेचर इसका हो गया, कुछ रचना नहीं है। और जितना मैंने रिंग को मार्क कर दिया, दैट इज द जिबेन स्केलेटन। तो आपको पहचानने को भी आ सकता है एमसीक्यू में, जिबेन स्ट्रक्चर है क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना। दिस इज जिबेन स्केलेटन या जिबेन रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? COH ग्रुप अटैच दिखाएगा तो मतलब जिब्रेलिन की बात कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड की बात कर रहा है, विच इज एज पर केमिकल नेचर वीक एसिड। ठीक है, तो जिब्रेला फिजिकुराई एक तुम्हारा फंजाई था। जब मैंने तुम्हें थोड़ा सा एनसीईआरटी से कवर किया था डिस्कवरी वाला पोर्शन, तो वहां पे मैंने बकाने डिजीज बताई थी, याद है? बकाने डिजीज, व्हाट इज बकाने डिजीज? रिलेटेड टू विच प्लांट क्रॉप? एनसीईआरटी से कवर कराया था ना डिस्कवरी। राइस, वेरी गुड। ठीक है, तो बैकाना डिजीज कैसे थी? फुलिस डिजीज ऑफ राइस। उसमें क्या हो रहा था कि राइस ग्रो कर रहा है, राइस का साइज बहुत बड़ा बड़ा है क्रॉप का, लेकिन प्लांट का साइज बहुत बड़ा है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो कोई भी जब देखने जाएगा ना कि हम ये क्रॉप कैसी होगी, जब तक उसका फ्लावरिंग नहीं आया तो देख के बोलेगा अरे भाई ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हेल्दी प्लांट दिख रहा है, इसकी फसल बहुत अच्छी होगी। क्लियर? समझना आप चीजों को, कहानी को जरा समझो। लेकिन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, क्रॉप फॉर्मेशन, जब ग्रेन फॉर्मेशन हुआ तो उसमें ना ग्रेन बहुत रिड्यूस साइज के आए या आए ही नहीं इस तरीके का। तो उसने क्या किया? लोगों को बुद्धू बना दिया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज फुलिस डिजीज ऑफ राइस। तो बैकाना डिजीज का जो रीजन था, वहां पे एक फंगल ग्रोथ हो रही थी, एक फंगस ग्रोथ कर रही थी। उस फंगस का नाम था फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्म। अब बेटा यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान से और एकदम मार्क कर लेना जो बात हम बोल रहे हैं। फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्म एंड जिब्रेला फिजिकुराई बोथ आर सेम फंजाई। क्लियर? दिस इज ओल्ड नेम, और जब इसको जिब्रेलिन से रिलेट कर दिया गया तो उसका नेम चेंज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो क्वेश्चन आपको दोनों फंगस से आ सकता है, फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म एंड जिब्रेला फ्यूजिकुराई. क्लियर. This is the fungus which grows on that particular rice and increase their internodal length. ठीक है. और इंटरनोडल लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो प्लांट कैसा दिखेगा, हमें टॉल दिखेगा, नोड्स पे लीफ अटैच्ड होंगी. और राइस है, सिंगल क्रॉप है, ठीक है, हर हर साल लगेगी, हर साल खत्म होगी. तो उसका जो लुक था वो उसी वजह से था क्योंकि वहां पे फंगस ग्रो कर रही थी. इज इट क्लियर? समझ में आई कहानी? तो जिब्रेलिन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस. अब भाई देखो, मैंने बोला था हर हार्मोन क्या है, बाय चांस डिस्कवरी है. क्लियर. तो ऐसा हेल्दी प्लांट और उसमें सीड नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लियर. या रिड्यूस सीड है, अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, क्या चक्कर है इसका? तो उस पे स्टडी उस पे हो रही थी और उसी में मटेरियल ढूंढा गया कि दिस इज जिब्रेलिन कंपाउंड. यहाँ पे जिब्रेलिन के कुछ कंपाउंड हैं जो एक फंजाई में पाए जा रहे हैं, इस फंजाई में है. और इस फंजाई के इन्फेक्शन की वजह से उसमें एलोंगेशन हो रहा है और उसकी साइज बढ़ गई है. एंड लेटर दैट अब नेचुरल उसको रिलेट किया गया. नॉर्मली भी तो इंटरनोडल लेंथ दिख रही है, स्टेम की लेंथ बढ़ रही है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रही है. तो लेटर उसको डिस्कवर किया गया कि रिलेट किया गया पहले तो कि इसी तरीके का कुछ होगा, सिक्रीट होता होगा प्लांट के अंदर जो कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दो नोड के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर है? वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम निकाल के आपको दे रहे हैं और आप भी मार्क करके रखोगे. तो जिब्रेलिन was first isolated from the fungus Gibberella fusariae. This is the recent name, modern name of same fungi which previously known as Fusarium moniliform. जिसका ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, that is Fusarium moniliform fungi है. क्लियर है? ठीक है. द कॉजल ऑर्गेनिज ऑफ बैकाना डिजीज और फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस प्लांट्स इन जापान. तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड दोनों उसके नेम एंड देन डिजीज का नेम, डिजीज का अनदर नेम, सिटी कहाँ पे, जापान का फेवरेट, जापानियों का सबसे फेवरेट फूड जो है, क्रॉप है, दैट इज राइस. वो लोग राइस की बहुत सारी वैरायटी खाते हैं. क्लियर. तो जापान में साइंटिस्ट का नेम है कुरोसावा. ईयर 1926. ये सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से पैराग्राफ से आपके 7 एमसीक्यूज हैं बेटा. In 1939, Yabuta and Sumiki and co-workers working in Tokyo isolated an active substrate from the fungus and called it Gibberellin A. Clear? वही सारी स्टडी करते करते रिपोर्टेड हुआ एंड देन स्टडी करते करते यबुटा सुमेकी ने उसको आइसोलेट किया फंगस से, सेम सब्सटेंस को, और जिब्रेलिन ए उसको नेम दिया. क्लियर? कि पहले क्या होता था, डिस्कवरी किया तो उसको ए बी सी डी इस तरीके से नाम देते जाते थे. तो पहला जो आया दैट इज जिब्रेलिन ए. दिस जिब्रेलिन प्रिपरेशन वाज प्रोबेबली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल जिब्रेलिन. तो हमें ध्यान में रखना है कि जिब्रेलिन के कई सारे नंबर हैं. ठीक है. 105 प्लस जिब्रेलिन है, एनसीईआरटी में 100 प्लस दिया है. तो इन जिब्रेलिन के आपस में कोऑर्डिनेशन से और वेरिएशन से आपको रिजल्टेंट एक्टिविटी देखने को मिलती है. क्लियर है बेटा? ठीक है. दिस जिब्रेलिन प्रिपरेशन वाज प्रोबेबली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल जिब्रेलिन. ठीक. द फर्स्ट जिब्रेलिन इज टू बी ऑब्टेन वाज जिब्रेलिन A3. दिस इज मोर एक्यूरेट. क्रॉस एट ऑल अगेन साइंटिस्ट हैं, और ईयर देखना कितनी तेजी से चेंज होगा. 1939 से सीधे हम चले गए 1961. एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रेलिक एसिड. नाउ अडेज अब जिबेन रिंग और सब चीज यहाँ पे 1961 तक आया. उसके बाद जिब्रेलिन के टाइप्स को डिस्कवर किया गया. तो नाउ टिल नाउ 105 प्लस जिब्रेलिन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स. तो हमें फिर बाद में ये मिला कि ये प्लांट में नेचुरली रहने वाला, एग्जिस्ट करने वाला एक फाइटो हार्मोन है जो कि ओवरऑल उसी तरीके से वर्क कर रहा था जिस तरीके से फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्म फंजाई बैकाना डिजीज को कॉज करके सेल की इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन कर रही थी. इज इट क्लियर? तो साइंटिस्ट ने उसको
रिलेट कर लिया। मैनी ऑफ देम अकर नेचुरली इन प्लांट जिब्रेला फ्यूजिकराई हैज, अब ये डिस्कवरी के बाद उस फंजाई का नाम बदल दिया गया जिब्रेला फ्यूजिकराई। हैज एज मैनी एज 15 जिब्रेलिन, तो आप जो 105 प्लस जिब्रेलिन की बात कर रहे हो उसमें से अप्रॉक्स, और ये सब एमसीक्यू है बेटा, जब आता है तो फिर ऐसी चीजें आती हैं कि आप फिर भूल जाते हो कि क्या ही है, हम क्या पढ़ रहे थे और ये कहाँ, फिर लगता है कि हाँ सुना सुना तो है, क्योंकि एट द एंड क्या होता है ना, आप तैयारी के जब एंड तक आओगे तो ये सारी एक्स्ट्रा नोट आपकी गायब हो जाएंगी। तब कहोगे मैम सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लें, मैम सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा, तो एनसीईआरटी से होगा, ऑब्वियसली होगा, जब पूरे इंडिया में ही अभी एनसीईआरटी के बेस्ड जो एग्जाम हो रहा है 85 88 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं एनसीईआरटी से, तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस एनसीईआरटी को हमें रटना थोड़ी ना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते चलो, याद करते जाओ। फ्यूजिकराई फंजाई के अंदर ही अपने आप में 15 जिब्रेलिन है, तो वो कितने अच्छे से सेल इलांगेशन कर सकती थी, ग्रोथ कर सकती थी। ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन नोन सो फार हैव जिबेन स्केलेटन एंड आर एसिडिक इन नेचर, हो चुका है ये। नाउ जिब्रेलिक एसिड का स्ट्रक्चर पहले भी दिखाया, वही है ये। जिबेन रिंग ध्यान में रखो, GA1 इसका केमिकल, अब ये तुम लोग जब सब कुछ हो जाए ना, जब लगता है कि हाँ हमारी तैयारी अब बहुत अच्छी है, तो ऐसे नोट्स ऐसे रखना है हमें कि बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्लियर। चाहे हम साइटोकाइनिन के टाइप्स बनाए, ऑक्सिन के इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन वाला नहीं ऐसे रखना है साइड में। जिब्रेलिन वगैरह कैसे है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपकी सारी प्रिपरेशन है, आपने 4-5 बार रिवीजन कर रखा है, तो ये आपके नोट्स में है तो आपको दिखता रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा डिफरेंट डिफरेंट जिब्रेलिन का दिया गया और ये पूरे एक मिक्सचर की तरह वर्क करते हैं। अब इसमें जो सबसे कॉमन है दैट इज GA3, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर। Now, gibberellins are synthesized in plants, in leaves of birds, developing embryos, root tips, young apical leaves, shoot tip and seeds. अब आप देख सकते हो ये हर वो लोकेशन है जहाँ पे सेल डिवाइड करने के बाद डिफ्रेंशिएट कर रही है। So these are the common place for the both auxin, cytokinin and gibberellin, क्योंकि ये सारे हार्मोन आपके प्रोमोटरी ग्रोथ को वर्क कर रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन सब ओवरऑल आपका क्या है ना कि कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करेंगे, तब जाके एक सेल के, एक प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ आएगी। तो जिब्रेलिन का लोकेशन क्या क्या हो गया, लीव्स ऑफ बर्ड्स, क्लियर, बर्ड्स, डेवलपिंग एम्ब्रियो, रूट टिप्स, यंग एपिकल लीव्स जो ग्रोथ कर सकती हैं, जो इलोंगेट होंगी, शूट टिप एंड सीड्स, एक जर्मिनेटिंग सीड में डोरमेंसी को ब्रेक करके ग्रोथ कराने के लिए भी जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल है। जिब्रेलिन आर ट्रांसपोर्टेड रेडिली इन द प्लांट, अब हार्मोन का मैंने बताया कि जहां से सिंथेसाइज होगा वहां से मूव करेगा वो अकॉर्डिंग टू नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, apparently moving passively in the stream either in xylem और phloem। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइड में नहीं रखने वाला क्वेश्चन है, क्लियर। ऑक्सीजन कैसे किया था, सेल टू सेल डिफ्यूज कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन वाया सेल टू सेल डिफ्यूजन, जाइलम फ्लोएम से उसको लेना देना नहीं था, क्लियर। एज पर कंसंट्रेशन वो मूव कर सकता है जाइलम पैरेन्काइमा की तरफ, वो याद रखना, वो भी लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, उसको भी इलोंगेट करना होगा एक स्टेज में, पैरेन्काइमा से जाइलम पैरेन्काइमा डेवलप होने के टाइम, तो ऑक्सीजन वहां मूव कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन जाइलम ट्रैकेट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में रोल नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, क्लियर। जिब्रेलिन आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, वाया द जाइलम और फ्लोएम, देयर ट्रांसपोर्ट इज नॉन पोलर। वाई नॉन पोलर, क्योंकि आप डायरेक्शन नहीं कह सकते हो, इधर ट्रांसपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे बर्ड है, इस बर्ड को ग्रो कराना है, वो इधर भी कर जाएगा, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ से ग्रो करा के इधर भी, वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, जबकि आपका ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट किया था, शूट टिप से रूट टिप, रूट टिप से शूट टिप, एक्रोपेटल एंड बेसिपिटल, क्लियर है। रिपीट नहीं कर रही हूं मैं, आगे बढ़ रही हूँ, जिसको कंफ्यूजन होगा बोलना। देयर ट्रांसपोर्ट इन नॉन पोलर। एंटी जिब्रेलिन, जैसे एंटी ऑक्सीजन था वैसे ही ऑक्सीजन के ग्रोथ को, ऑक्सीजन के फंक्शन को सप्रेस करने के लिए एंटी ऑक्सीजन, जिब्रेलिन के
फंक्शन को सप्रेस करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं दैट आर एंटी जिब्रेलिन। तो इसके नोट्स होने चाहिए, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है CCC एंड मैलिक हाइड्राजाइड। क्लियर? CCC आपका हो जाता है क्लोरोकोलिन क्लोराइड, क्लोरोकोलिन क्लोराइड और साइकोसिल। ठीक है, फिर आ जाता है आपका फॉस्फोन-डी एंड अलार। क्लियर? तो ये बस नेम नोट डाउन करना है। एंटी जिब्रेलिन, जिब्रेलिन की एक्टिविटी हमें कम करानी है। तो अब फिर से इसका जेनेटिक पर्पस सोचो तुम, जेनेटिक नहीं मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस सोचो कि किसी को हम चाह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा लंबा ना हो और वो छोटी से, अब शुगर केन को हम कैसा चाहेंगे कि उसकी ग्रोथ इलोंगेट हो, तो हम उसको जिब्रेलिन से ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब एक तुम्हें कॉमन सी बात बताते हैं, तुम सबने कैबेज खाई होगी, कैबेज देखा है, दैट इज द ग्रुप ऑफ लीफ। वो एक्चुअली क्या है? बर्ड है। क्लियर? अगर हम उस बर्ड को ग्रो करें, जस्ट इमेजिन एक बोल्टिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखो, ये कैबेज है, कैबेज को अगर हम जिब्रेलिन से ट्रीट कर दें, ठीक है, तो कैबेज कैसे होगा? कैबेज एक बर्ड है, इसके अंदर नोड 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 है, नोड ग्रो करने लगेगा, बीच में इंटरनोडल इलांगेशन हो गया और कैबेज तुम्हारा एक छोटे से प्लांट की तरह हो गया। अब तुम मार्केट में जाओगे तो इस कैबेज को नहीं ना खरीदोगे बेटा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें लीफ चाहिए और लीफ तुम्हें इसमें इसमें इंटैक्ट मिल रही है। समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं? तो हम इंडस्ट्रियल पर्पस से उसके इफेक्ट को रिड्यूस और इनहेंस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं अभी वन बाय वन देखते हैं। बस अभी यहाँ पे जो बात आ रहा है एंटी जिब्रेलिन, तो हम उसको जहाँ पे हमें जिब्रेलिन की एक्टिविटी सप्रेस करनी होगी वहां एंटी जिब्रेलिन पॉजिटिवली हमारे लिए वर्क करते हैं, एंड जहाँ पे हमें जिब्रेलिन का ग्रोथ इंक्रीज करना है वहां पे एंटी जिब्रेलिन अगर प्रेजेंट होगा तो वो इनहिबिट करेगा। इज इट क्लियर? क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। कैबेज का भी हम आ रहे हैं बोल्टिंग इफेक्ट पे, तब बात करते हैं। ठीक है, नाउ बायो एसे ऑफ जिब्रेलिन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट एकदम आ जाओ, फिंगर रखो कीबोर्ड पे अपने। व्हाट इज बायो एसे? व्हाट इज बायो एसे? नहीं बताओगे? ये बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी केमिकल का इम्पैक्ट देखने के लिए, रोल देखने के लिए जो ऐसे हम करते हैं दैट इज द बायो एसे। बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन, किस टेस्ट से हम बायो एसे किए थे ऑक्सीजन का? एवेना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे क्या है? ड्वार्फ पी बायो एसिड, बार्ली एंडोस्पर्म बायो एसिड। एंडोस्पर्म है, बार्ली क्रॉप है बेटा, पी क्रॉप है आपकी। एंडोस्पर्म उसका स्ट्रक्चर है ना, कितना बोले बताओ, हम पूछेंगे तो मेरे को तो क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में, तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो चलो दूसरा एक क्वेश्चन बताओ। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताओ, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? तो हमें पता है कि जिब्रेलिन जो वर्क कर रहा है बेसिकली दैट वर्क्स ऑन द नोडल एलोंगेशन, या ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट करने में। ठीक है, तो ड्वार्फ टी पे बायो ऐसे हम क्या किए, जो अभी मैंने तुम्हें टीटी वाली कहानी सुना दी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, तो ड्वार्फ पी है मतलब ये उसका जेनेटिक्स है, इसको हमने जिब्रेलिन एसिड से ट्रीट कर दिया, उसका जो फिनोटाइप हो गया दैट इज टॉप। तो हम जिब्रेलिन का कंसंट्रेशन वेरी कर करके हम उसकी फिनोटाइप चेंजेस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये जब हम ट्रीट करेंगे इससे तो हम जानते हैं ये वो कितने परसेंटेज है, 5% है, 10% है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना उसमें जिब्रेलिन प्रेजेंट है, ये हमें पता है। क्लियर? तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? बायो ऐसे कर रहे हैं, जिब्रेलिक एसिड का रोल कैसे है उस बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, नाउ एंडोस्पर्म की प्लॉइडी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। पार्ले क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड।
हम्म, करेक्ट बेटा, करेक्ट, वेरी गुड। वन मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, जो सेंट्रल सेल था उससे फ्यूज होता है, दैट्स वाई वहां पे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, N+N+N। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, उस एंडोस्पर्म को अगेन ग्रो करना है, सीड के साथ वो ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो हम उसमें इंड्यूस करके वहां पे भी जो चेंजेस होंगे उससे हम मेजर करते हैं जिब्रेलिन का क्या रोल है, कितने कंसेंट्रेशन पे वो क्या रोल कर रहा है। तो आपको टेक्निक्स नहीं याद रखनी है, डिटेल नहीं याद रखना है, बस आपको नेम आनी चाहिए। बायोसे ऑफ जिब्रेलिन डन बाय द नोन एज ड्वार्फ पी बायोसे एंड बार्ली एंडोस्पर्म बायोसे किए गए थे इसको मेजर करने। नाउ नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। पहला